हेलो बच्चों, आई एम अर्चना चौधरी। हम क्लास 10th में चैप्टर 13 आवर एनवायरनमेंट आज से शुरू करेंगे। वी हैव हर्ड द वर्ड एनवायरनमेंट often being used on the television, in newspaper and by people around us। मतलब हमारे चारों तरफ पीपल है, टेलीविजन है या न्यूज़पेपर है, सभी एनवायरनमेंट के बारे में बात करते हैं। कहते हैं एनवायरनमेंट आज का हार्श हो गया है, बहुत पॉल्यूटेड हो गया है। Our elders tell us that the environment is not what it used to be earlier. Others say that we should work in a healthy environment। मतलब जो हमारे बड़े लोग हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, वो कहते हैं कि पहले जैसा एनवायरनमेंट अब नहीं रहा, क्योंकि अब बहुत सारे व्हीकल्स चलते हैं। उन्होंने पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, जिसका इफेक्ट हमारी हेल्थ पे है। हमारी हेल्थ खराब होने लगी है, कैंसर होने लगे हैं। और हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि हमें हेल्दी एनवायरनमेंट में काम करना चाहिए। एंड द ग्लोबल समिट इन्वॉल्व द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज आर रेगुलेटरी हेल्ड टू डिस्कस एनवायरमेंटल इशू। और जो डेवलप कंट्री है वो एनवायरनमेंट इश्यूज पे समिट्स करती रहती है, इनमें डिबेट करती रहती है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है, जो पोल्यूटेड हो रहा है, उसे कैसे पोल्यूशन से बचाया जाए। इन दिस चैप्टर वी शैल बी स्टडिंग हाउ various components in the environment interact with each other and how we impact the environment। इस चैप्टर में हम एनवायरनमेंट के कंपोनेंट के बारे में और वे एक दूसरे से इंटरेक्ट कैसे करते हैं, इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो 13.1 इकोसिस्टम एंड व्हाट आर इट्स कंपोनेंट। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम मीन्स लिविंग एंड नॉन लिविंग एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, इसी को बोलते हैं इकोसिस्टम। All organisms such as plant, animal, microorganisms and human being as well as the physical surrounding interact with each other and maintain a balance in nature। मतलब प्लांट है, एनिमल है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बीइंग है, उनका फिजिकल जो सराउंड है, मतलब हवा है, पानी है, मिनरल्स है, उसके बीच में इंटरेक्शन कैसा है और वो किस तरह से नेचर को बैलेंस करते हैं, इसी को इकोसिस्टम कहते हैं। All the interacting organisms in and together with the non-living constituents of the environment form an ecosystem। मतलब वो एरिया जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं और उस एरिया के सभी नॉन लिविंग थिंग्स जो है एक इकोसिस्टम को बनाते हैं। Thus an ecosystem consists of biotic component comprising living organisms and the abiotic component comprising physical factor like temperature, rainfall, wind, soil and animal। मतलब एक इकोसिस्टम में बायोटिक कंपोनेंट होते हैं। बायोटिक मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे प्लांट है, एनिमल है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। और ए बायोटिक कंपोनेंट, ए बायोटिक मतलब ए मीन्स होता है विदाउट, जो लिविंग नहीं है, मतलब नॉन लिविंग है। और फिजिकल फैक्टर जैसे टेम्परेचर है, रेनफॉल है, विंड है, सोइल है, मिनरल है, ये सभी मिलकर बनाते हैं एक इकोसिस्टम। For example, if you visit a garden, you will find different plants such as grass, tree, flower-bearing plants, rose, jasmine, sunflower, and animal like frogs, insect and birds। मतलब अगर हम गार्डन में देखें तो इस तरीके के सभी एनिमल, प्लांट और नॉन लिविंग फैक्टर एक साथ एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट करते हैं, मतलब वो एक इकोसिस्टम बनाते हैं। जैसे ग्रास है, ट्री है, इस पर डिपेंड करते हैं फ्रॉग है, कुछ इंसेक्ट हैं, बर्ड्स हैं। फ्लोरिंग प्लांट है, उनके फ्लोर पे बर्ड्स, इंसेक्ट वगैरह बैठते हैं जाके और फिर दूसरे प्लांट पे बैठते हैं, तो मतलब इस तरह से पोलिनेशन करते हैं। और वाटर है, विंड है, मिनरल्स हैं, जो एक लिविंग बींग को चाहिए होते हैं अपनी बायोलॉजिकल प्रोसेस को मेंटेन रखने के लिए। मतलब ये एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और इस तरह से बनाते हैं एक इकोसिस्टम। All the living organisms interact with each other and their growth, reproduction and other activities are affected by the abiotic component of ecosystem। मतलब जितने भी लिविंग बींग हैं उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी रिप्रोडक्शन के लिए और उनकी एक्टिविटीज को जो एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं ना इकोसिस्टम के, वो इफेक्ट करते हैं। क्या बिना हवा के, बिना पानी के हम जी सकते हैं? नहीं ना। ऑक्सीजन भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, जिससे कि फोटोसिंथेसिस करते हैं प्लांट और फूड को प्रिपेयर करते हैं। मतलब वो क्या है, ये इंटरेक्शन है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में ना हो तो प्लांट कैसे फोटोसिंथेसिस करेंगे, मतलब फूड का प्रिपरेशन नहीं होगा। और प्लांट के ऊपर ही डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं सभी एनिमल्स, है ना। सो ए गार्डन इज एन इकोसिस्टम। इस तरह जो गार्डन है वो एक इकोसिस्टम हुआ ना, क्योंकि उसमें प्लांट भी हैं,
एनिमल भी हैं, और बहुत सारे एबायोटिक कंपोनेंट जो एक दूसरे को इफेक्ट कर रहे हैं, मतलब उनमें इंटरेक्शन हो रहा है, तो वो एक इकोसिस्टम बनाते हैं। अदर टाइप ऑफ इकोसिस्टम आर फॉरेस्ट, पॉन्ड्स एंड लेक। फॉरेस्ट भी हैं, है ना, क्योंकि फॉरेस्ट में क्या है, बड़े बड़े प्लांट होते हैं, बड़े बड़े प्लांट ट्री, उनके नीचे होते हैं सर्व, ये ट्री हैं, उनके नीचे होते हैं सर्व, सर्व से भी छोटे होते हैं हर्ब, और इसके नीचे होता है ग्रासेस, ग्रासेस, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं स्ट्रेटिफिकेशन, मतलब स्तर बनाते हैं फॉरेस्ट। और इन पे जो ट्रीज पे, सर्प पे, हर्ब्स पे बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं, बर्ड्स होते हैं, और जो हर्ब्स को डायरेक्टली खाते हैं या सर्प को डायरेक्टली खाते हैं, उनको बोलते हैं हर्बीवोर्स। और बहुत सारे एबायोटिक कंपोनेंट हैं, मिनरल्स हैं, हवा है, पानी है, ये सब एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं, इंटरेक्शन इनमें होता है, तो मतलब ये एक इकोसिस्टम बनाते हैं। फॉरेस्ट एक इकोसिस्टम, पॉन्ड्स हैं, लेक है, तो ये सब क्या है, नेचुरल इकोसिस्टम है। मतलब इकोसिस्टम टू टाइप का होता है, एक तो नेचुरल इकोसिस्टम, और एक होता है मैन मेड इकोसिस्टम, मतलब जो आदमी बनाता है, जो हम इंसान बनाते हैं, उसे कहते हैं मैन मेड इकोसिस्टम। और एक नेचुरल इकोसिस्टम जो नेचर के द्वारा प्रोवाइड होता है, जैसे फॉरेस्ट है, अपने आप बन जाते हैं धीरे धीरे, ना, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, पानी बहुत तेज बारिश होती है, ग्रासेस, ग्रासेस से फिर हर फिर सर्ब फिर ट्री, इस तरह से ग्रोथ होती रहती है ना। तो ये होते हैं नेचुरल इकोसिस्टम। वाइल्ड गार्डन है, गार्डन तो हम सबके घर में मिलता है, तो मैन मेड है, क्रॉप बहुत सारी क्रॉप है जो हम उगाते हैं, तो ये सभी कैसी है, ये ह्यूमन मेड इकोसिस्टम है, ह्यूमन मेड या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। मतलब इस तरह से इकोसिस्टम टू टाइप का है, एक नेचुरल और एक मैन मेड इकोसिस्टम। We have seen in earlier classes that organs can be grouped as producer, consumer, and decomposer according to the manner in which they obtain their substance from the environment। मतलब एनवायरमेंट से अपना फूड किस तरह से ले रहे हैं, इसी के बेस पे ऑर्गेनिज ग्रुप हुए प्रोड्यूसर में, कंज्यूमर में और डिकम्पोजर में। प्रोड्यूसर जितने भी प्लांट होते हैं जो अपने फूड को खुद बनाते हैं, जितने भी ग्रीन प्लांट हैं, वो प्रोड्यूसर की कैटेगरी में रखे हैं, क्योंकि वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, फूड को प्रोड्यूस कर रहे हैं हम सब के लिए। कंज्यूमर, हम सब कंज्यूमर हैं जो प्लांट से अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं, वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। जैसे रैबिट है, कुछ हर्बीवोर एनिमल्स है, बफेलो है, काऊ है, ये सब क्या है, ये डायरेक्टली प्रोड्यूसर से अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ इनडायरेक्टली भी करते हैं, जैसे टाइगर है, लोयन है, तो वो इन हर्बीवोर्स को मार के खा जाते हैं, इसलिए वो सेकेंडरी कंज्यूमर हुए, ठीक है ना। डिकम्पोजर जैसे मरने के बाद कोई भी लिविंग बींग है जब मर जाता है, तो उसकी बॉडी को डिकम्पोज करने का काम होता है डिकम्पोजर का, ये होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनको कहते हैं डिकम्पोजर। मतलब किस तरह से अपने फूड को ऑब्टेन कर रहे हैं, इस तरह से तीन कैटेगरी में डिवाइड किया, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। Let us recall what we have learned through the self-sustaining ecosystem created by us above. Which organs can make organic compound like sugar, starch from inorganic substance using the radiant energy of the sun in the presence of chlorophyll। मतलब ये जो प्लांट है वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को लेते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मतलब जैसे कुछ मिनरल्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, सनलाइट, रेडिएंट एनर्जी बस सनलाइट की प्रेजेंस में, क्योंकि ये जो सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं ना, उसमें जो एनर्जी होती है, उसी एनर्जी से CO2 आपस में बॉन्ड बनाती है और बन जाता है कार्बोहाइड्रेट, मतलब शुगर या स्टार्च। ऑल ग्रीन प्लांट्स and certain bacteria which can produce food by photosynthesis come under this category and are called producer। जैसे क्लोरोबैक्टीरिया हैं, वो अपने फूड को खुद प्रिपेयर कर लेते हैं, तो वो सभी प्रोड्यूसर की कैटेगरी में आते हैं। ऑर्गेनिक डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर दिस। जो प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड करते हैं, मतलब प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। डायरेक्टली जो हर्बीवोर हैं, इनडायरेक्टली जो हर्बीवोर्स को खा जाते हैं। बट डिपेंड करते हैं प्लांट पे, चाहे वो कैसे भी करो, डायरेक्टली हो, हर्बीवोर हो, या वो कार्निवोर्स हो। कार्निवोर में जो हर्बीवोर्स को खा जाते हैं। These organisms which consume the food produced either directly from producer or indirectly by feeding on other consumers आर द कंज्यूमर्स। मतलब डायरेक्टली ऑब्टेन कर रहे हो या इनडायरेक्टली कर रहे हो, वो कंज्यूमर्स की कैटेगरी में आते हैं।
मतलब सबसे ऊपर हुए प्रोड्यूसर, फिर कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, और फिर डिकम्पोजर। ठीक है। कंज्यूमर हर्बीवोर, हर्बीवोर ये कार्निवोर, और डिकम्पोजर में बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो डिकम्पोजर में आ जाते हैं, मतलब जो उनकी बॉडी को डिकम्पोज करते हैं, मतलब गलाते और सड़ाते हैं। कंज्यूमर्स कैन बी क्लासिफाइड वेरियसली एज हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स एंड पैरासाइट। हर्बीवोर्स में हर्बीवोर जो डायरेक्टली प्लांट को खा रहे हैं, कार्निवोर्स में जो इन हर्बीवोर्स को खा रहे हैं, ओमनिवोर्स जो दोनों को खा रहे हैं, मतलब हर्बीवोर्स भी है कार्निवोर्स भी है, पैरासाइट हैं जो प्लांट या एनिमल की बॉडी पे सरवाइव करते हैं। ठीक है ना, मतलब लिविंग बींग के ऊपर जीवित रहते हैं, उससे अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं, मतलब उसमें एनिमल और प्लांट को ये हार्मफुल होता है, लेकिन जो पैरासाइट है वो बेनिफिशियल है क्योंकि वो फूड उससे ले रहा है। कैन यू गिव एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ दिस कैटेगरीज ऑफ कंज्यूमर? Imagine the situation where you do not clean the aquarium and some fish and plant have died। मतलब एक्वेरियम, एक्वा मीन्स होता है वाटर, और वाटर का बना होता है क्योंकि वो फिश के लिए होता है, उनका घर होता है, इसलिए उसको कहते हैं एक्वेरियम। तो एक्वेरियम के अंदर फिशेस को रखा जाता है। तो उस एक्वेरियम में मान लो उस एक्वेरियम को बहुत दिन तक साफ नहीं किया, मतलब उसमें कुछ फिशेस और कुछ प्लांट है डाइड हो जाते हैं, मर जाते हैं। हैव यू एवर थॉट व्हाट हैपेन व्हेन एन ऑर्गेनिज्म डाइज? जब ये ऑर्गेनिक डाइज होता है तो उसमें डिकम्पोजिशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है, मतलब सड़ना गलना शुरू हो जाता है, तो उसमें दुर्गंध आएगी, बदबू आएगी, है ना। और वो होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो तो वो बॉडी सड़ेगी गलेगी नहीं, मतलब खत्म नहीं होगी, डिकम्पोज नहीं होगी, है ना। तो इस तरह से तो पूरी अर्थ पे एक ढेर लग जाएगा, किसका, मतलब पूरी अर्थ एक गार्बेज का घर हो जाएगी, है ना, गार्बेज गार्बेज हो जाएगा उसमें सब जगह, क्योंकि डिकम्पोज नहीं होगा। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंप्राइजिंग बैक्टीरिया एंड फंगाई, कुछ बैक्टीरिया और फंगाई भी जो है वो डिकम्पोजर का काम करती है। ब्रेक डाउन द डेड रिमेन एंड वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, उनके डेड रिमेन्स होते हैं, उनको सबको ब्रेक डाउन करते हैं बैक्टीरिया और फंगाई। दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर द डिकम्पोजर एज दे ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, मतलब ऑर्गेनिक सब्सटेंस से, लिविंग बींग से वो उसको नॉन लिविंग बींग्स में कन्वर्ट कर देती है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में उसको कन्वर्ट कर देती है। डेट गो इनटू द सोइल एंड आर यूज्ड अप वंस मोर बाय द प्लांट, और जितने भी वो मिनरल्स में टूट गया ना प्लांट्स या एनिमल्स, मिनरल्स में डिकम्पोज हो जाता है लास्ट में, और वो मिल जाता है सोइल में, और सोइल से फिर दोबारा से उसे प्लांट कंज्यूम कर लेते हैं, मतलब इस तरह से एक साइकिल चलती रहती है। What will happen to the garbage and dead animals and plant in their absence? मतलब अगर ये माइक्रोऑर्गेनिज्म ना हो जो बॉडी को सड़ा गला रहे हैं, अगर ये ना रहे तो क्या होगा, है ना। तो चारों तरफ गार्बेज ही गार्बेज होगा, डेड बॉडी होगी, है ना। विल द नेचुरल रिप्लेसमेंट ऑफ द सोइल टेक्स प्लेस इवन इफ डिकम्पोज आर नॉट देयर? इस तरह से जो डिकम्पोजर होते हैं ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ना, इनकी कमी से सब बैलेंस खराब हो जाएगा। इस तरह से प्रोड्यूसर है या कंज्यूमर है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब डिकम्पोजर है, तीनों के तीनों ही एसेंशियल है। तो आज हमने ये चैप्टर शुरू किया और इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के रूप में कुछ स्टडी की। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सब समझ में आया होगा। समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। बाय, बी हैप्पी, टेक केयर।